मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और अब तो केयर टेकर के आने में चंद ही दिन रहते हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबरा साबिक सरबरा नाअहल होने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक हंगामा खड़ा कर दिया है। सवाल ये भी होगा कि ये 4 साल बाद ही मियाँ साहब ने क्यों सवाल उठाए। दो बड़े अहम सवाल उठाए, लेकिन इससे पहले कि ये वो सवाल जो उठाए हैं मियाँ साहब ने एक इंटरव्यू के ज़रिए, मोहतरम रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मोहतरम हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और हमारे शहर की डॉक्टर हुमा बकाई मेरे साथ हैं। रहीमुल्लाह साहब, जो मैंने कहा कि 4 साल बाद और ख़ासतौर पर नाअहल होने के बाद ही क्यों सवाल उठाया मियाँ साहब ने ये, और जो सवाल उठाए हैं उनमें एक तो उनका ये कहना, और जो पहले लोग और कहते थे कि नॉन स्टेट एक्टर की उन्होंने टर्म इस्तेमाल की है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के मर्ज़ी के बग़ैर जो है सरगर्म अमल होते हैं। दूसरा सवाल उनका ये कि नैरेटिव जो है अफ़गानिस्तान का तो एक्सेप्ट किया जा रहा है दुनिया में, हमारा नहीं। ये बड़े सख्त मौक़िफ़ है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उसका आपने फिर रद्दमल भी देखा। जी रहीमुल्लाह साहब। जी बिल्कुल, ये जो नुकात नवाज़ शरीफ साहब ने उठाए हैं वो नुकात तो बिल्कुल वैलिड हैं, यानी उनके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। उसके ऊपर मेरे ख़्याल में सही तरीके से गुफ्तगू नहीं हुई, और जो पॉलिसी बननी चाहिए ज़ाहिर है वो पार्लियामेंट के ज़रिए, और जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं चाहे वह नवाज़ शरीफ के हैं चाहे किसी और के हैं, उसके ऊपर मेरे ख़्याल में बहस होनी चाहिए। लेकिन जो ये टाइमिंग है, नवाज़ शरीफ ने जो ये बात की है, और ख़ास तौर पे नाअहल होने के बाद हम देख रहे हैं कि उनका जो रवैया है वो बहुत सख्त हो रहा है, और उनके लहजे में बिटरनेस है, वो नाराज़ हैं, वो गुस्से में हैं। और जो इंसान गुस्से में होता है तो वो फिर इस तरह की गुफ्तगू कर सकता है। और आप देखें कि वज़ीर आज़म जो है या बाकी जो अहम ओहदों वाले हैं उनके पास काफ़ी कौमी राज होते हैं, और ये तवक्को होती है कि वो कौमी राज़ों को अफशा नहीं करेंगे। और आपने जो सवालात उठाए वो ऐसे मौके पे उठाए कि इंतखाबात सर पे हैं, और मेरे ख़्याल में ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है मैं तो समझता हूँ कि ये गैर ज़िम्मेदाराना है, और इससे ये नए मसले पैदा हो गए। पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर हुई, अमेरिका ने भी इसके ऊपर तबसरा किया है, और मेरे ख़्याल में जो अमेरिका का बयानिया है ये उसके मुताबिक है, यानी वो समझते हैं कि उनकी बात सही साबित हो रही है। इंडिया में आपने देखा कैसे रद्द-ए-अमल हुआ, पाकिस्तान में भी रद्द-ए-अमल हुआ। तो ये नवाज़ शरीफ ने अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी कौम के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, और जब वो हुकूमत में थे और अभी भी उनकी पार्टी की हुकूमत है, तो ये बातें जो हैं वो बंद कमरे में जो उनके जिनके ख़िलाफ़ शिकायत है, चाहे वो फ़ौज है कोई भी इदारा है, तो वो उनसे क्यों नहीं करते। ये खुलेआम जो बात करते हैं इस तरीके से, तो मेरे ख़्याल में इसका नुकसान ज़्यादा होगा और फ़ायदा नहीं होगा। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, आपने सुना जो हमारे मोहतरम रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब ने कहा, उनका 2 हिस्सों में बात देखी जा सकती है। एक तो यही वो कहते हैं उनका बयानिया दुरुस्त, वक्त गलत है, पार्टी के लिए, क़यादत के लिए, कौम के लिए ये बड़ा नुकसानदेह और शायद ये बोझ बन गया है अपनी पार्टी के लिए। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, मेरा ख्याल में ये तो जिन हालात में नवाज शरीफ साहब गुजर रहे हैं, मैं आप या रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब या डॉक्टर वक़ास साहब जो हैं वो ज़ाहिर है उस तरीके से उन हालात में से नहीं गुजर रहे, और वो उस सारी सूरत हाल जिस तरीके से वो एक गर्दाब में फंसे हुए हैं या उनको हर तरफ से घेरा हुआ है, और उनके ऊपर एक ज़िंदगी जो अरसा याद जो है वो तंग होता नज़र आ रहा है, बल्कि हो चुका है, तो उसमें उनको कैसा रिएक्ट करना चाहिए था। ये जो फैसले होते हैं ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल होती है। मतलब पाकिस्तान बन गया, अब पाकिस्तान हिंदुस्तान को जो मुत्तहिद रखने वाले लोग थे उनमें से अक्सर लोग बड़े उनमें एक इखलास था, वो समझते थे कि जब हिंदुस्तान जो है इकट्ठा रहे तो मुसलमानों को ज़्यादा फ़ायदा है। अब वो जो चीज़ थी वो हम कभी भी नहीं उसके बारे में तयन कर पाएंगे कि वो क्या सूरत हाल होती। हम ये जब ये कहते हैं कि चूँकि पाकिस्तान बनना है, चूँकि दूसरों के ये ख्यालात थे इसलिए इसकी वजह से वो लोग सही कहते थे, मैं इस बात का कायल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अंडर द सर्कमस्टांसेस जो आप फैसला करते हैं और वो कामयाबी से हमकिनार होता है, ये जो फैसला करते हैं तो शायद आपके पास उसके अलावा चॉइस ही नहीं होती। मेरे नज़दीक नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है, नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके दीवार की तरफ धकेला किया है,
तो ये वो कई दफ़ा इशारतन कनैतन बता रहे थे कि देखो कई बातें ऐसी हैं कि जो आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया तो मुझे हर हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं ज़ाती तौर पे बिल्कुल इससे मुतफिक नहीं हूँ कि नवाज शरीफ साहब को इंतहा पे जाना चाहिए था। और गो के इस इशू के ऊपर बेशुमार लोग जो हैं अपनी राय ज़नी कर चुके हैं। इमरान खान हर तरीके से, बल्कि इससे ज़्यादा बेईमाना तरीके से उस पर अपनी राय दे चुके हैं। अस्करी क़यादत के कई लोग जो है इस बारे में कह चुके हैं। नॉन स्टेट एक्टर जो है आपकी पैदावार बड़ी देर की पैदावार है। इसके बावजूद जब नवाज शरीफ साहब ने ये कहा तो जो हालात आजकल हैं, जिस तरीके से अमेरिका 2001 से अफगानिस्तान में बैठा पाकिस्तानी हालात पे रालें टपका रहा है, तो इन हालात के अंदर इसके बड़े ही ख़तरनाक नताइज पे जाके ये मुंतज हो सकता है, ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। लेकिन सवाल मेरा भी ये एक बनता है कि इसमें नवाज शरीफ साहब को क्यों खामखा मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है? इसलिए कि बयान उन्होंने दिया, इसलिए कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, ये नवाज शरीफ को इसलिए मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि ये सवाल नवाज शरीफ साहब ने उठाया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं डॉक्टर हुमा बकाई से पूछूं कि डॉक्टर साहब, ये जो हमारे रहीमुल्लाह साहब ने भी कहा कि उनका जो मौक़िफ़ जो बात कर रहे थे वो तो दुरुस्त है, लेकिन टाइमिंग गलत है, और फिर बाद में वो उनकी पार्टी के लिए, अवाम के लिए, कौम के लिए बोझ बन गया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक हद तक ये कहा कि मियाँ साहब को जब इधर इस तरह धकेला जाएगा तो फिर वो रद्द-ए-अमल का इजहार भी करेंगे। जी डॉक्टर हुमा, आप क्या कहती हैं? ये जब आप इतनी जिम्मेदार पोजीशन पर होते हैं तो आपका रद्द-ए-अमल जो है वो आपका इनफरादी रद्द-ए-अमल नहीं होता। आप रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कौम के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होकर भी, तो आपको इस बात की लग्जरी नहीं होती कि आप सिर्फ रद्द-ए-अमल दे दें। बल्कि देखिए, अव्वल तो ये कि इस बात में एक मेजर फर्क ये है, जैसे कि आपने कहा कि अगर उनको इन तमाम बातों का पता था तो जब वो इससे बहुत ज्यादा ताकतवर पोजीशन में थे तब उन्होंने इसका इदराक क्यों नहीं किया? उन्होंने क्यों अपने ही मिनिस्टर्स को इन इंस्टीट्यूशंस पर निकाल कर बाहर किया? क्योंकि उस वक्त इस तरह अपना इक़्तिदार बका चाहते थे और अब वो करके अपनी इक़्तिदार की बका चाहते हैं। तो जाहिर है मैं और आप तो नियत पर सवाल उठाएंगे ना, और यही रहीमुल्लाह साहब, ये डॉक्टर साहब कह रही है इनके इंटेंशन क्या है, हम कैसे अंदाजा लगाएं क्या इंटेंशन है? उनको मुकम्मल बराबरी का मौका नहीं मिल रहा और उनका ये ख्याल है, उनका ये अंदेशा है कि उनकी पार्टी को हराने की कोशिश हो रही है। वो बार बार इमरान खान को लाडला कहते हैं, वो आसिफ अली जरदारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं, और नवाज शरीफ समझते हैं कि वही एक वाहिद आवाज़ है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और वो आवाम की बात करते हैं, वोट को इज़्ज़त देने की बात करते हैं। मेरे ख़्याल में उनको शायद यकीन हो गया है कि उनकी पार्टी शायद ही इंतखाबात जीत सके। उनको यकीन हो गया है कि उनके पार्टी के अरकान को तोड़ा जा रहा है। उनको यकीन हो गया है कि अदालत और बाकी जो इदारे हैं हमारे, वो उनको नाअहल करार देने के बाद मज़ीद सज़ा देंगे। तो मेरे ख़्याल में वो अपनी गुस्सा उतार रहे हैं, और गुस्सा उतारते वक्त वो ये परवाह नहीं करते कि इससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, कौम को नुकसान होगा, और जो इश्यूज़ ठीक हैं उनके ऊपर बात तो होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए फ़ोरम कौन सा है? आपके पास पार्लियामेंट है, आपकी बेशुमार मीटिंग्स होती हैं मुख्तलिफ़ फ़ौजी हुकाम से, बाकी जो इदारों के लोग हैं, तो ये बात तो आपको वहाँ पे करनी चाहिए। इस तरह खुलेआम अगर बात करेंगे और फिर आपकी बात को लेकर पाकिस्तान की मुखालिफ क़ुव्वतें पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद इल्ज़ाम तराशी करेंगी, तो आप देखें कि अगर नवाज़ शरीफ को कोई ज़ाती फ़ायदा होता है, मेरे ख़्याल में नहीं होगा, लेकिन इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम को और इनकी अपनी पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इनको ज़रा सोच समझ कर गुफ्तगू करनी चाहिए। रमीला, मेरे साथ हमारे साथ रहिएगा, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। फिर आप डॉक्टर हुमा और कोशिश कर रहे हैं हम दीगर जो हैं तजज़िया निगार उनसे भी रब्ता करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। मोहतरम हफीजुल्लाह न्याजी साहब, रहीमुल्लाह यूसुफ साहब गुफ्तगू हो रही थी। डॉक्टर हुमा बकाई भी हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ नसीम ज़हरा से भी बात करें। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, अगर वैसे तो पास में अगर हम गए तो मुनासिब नहीं है, बड़ा तवील किस्सा छिड़ जाएगा, लेकिन लोग ये कहते हैं कि भुट्टो साहब तो फांसी तक पे चढ़ गए थे, लेकिन उससे पहले उनकी अगर किताब देखी जाए वो उस हद तक नहीं गए थे जहाँ तक उन्हें जाना चाहिए था, कि अब तो उनके पास दूसरी ज़िंदगी भी नहीं थी। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी हमला हुआ और उनके साथ इक़्तिदार से महरूम हुई, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। तो ये मियाँ साहब के साथ क्योंकि शायद पहली बार ये हुआ कि उनकी जो कहते हैं कि जो एक इस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहुत बदनाम हो गया है, अच्छा खासा लोग बच्चों के लिए इस्तेमाल करते थे, लाडला वाडला भी सियासतदानों के लिए हो गया है न्याजी साहब, तो मैं तो ये नहीं कहता, लेकिन इस लाडले ही चले कह दें मियाँ साहब रहे, और अचानक वो जो है, आमतौर पर लोग कहते हैं ये लाडला बच्चा होता है बड़ा बिगड़ जाता है, अगर बिगड़े तो बहुत ही बिगड़ जाता है, फिर संभाले से नहीं संभलता। आप भी माशाल्लाह साहिब औलाद हैं, ख़ानदान वानदान में आपने देखे होंगे, आखिर आपके तो भाई रिश्तेदार वगैरह वो भी बड़े नाराज़ हो जाते हैं, लाडले वाडले तो खैर छोड़िए। जी हफीज़ुल्लाह साहब। देखिए जी, मेरा अपना ख्याल है कि कोई मिसाल यहाँ पे फिट नहीं बैठती। भुट्टो साहब का है तो भुट्टो साहब का जो पूरा दौर है उसको बिल्कुल आप फ़र्क तरीके से उसका तजिया करेंगे, और उनकी इफ़ आई हैंग किताब के अंदर उन्होंने बेशुमार बातें ऐसी की जो बिल्कुल नहीं हो सकती थी, और बिल्कुल वो एक कौमी जिसको कहना चाहिए कि हम उसको कहते हैं कि अंडर ओथ वो उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो करनी की। और बहुत सारी बातें भुट्टो साहब के जहन में शायद मेरा अपना ख्याल है, जब मैं उसका नफ्सियाती तजिया करता हूँ, शायद वो ये समझ रहे हो कि उनको आखिर में फांसी शायद पे ना लटकाया जाए या कुछ तरह की कैफियत। तो एनीवे, बेनज़ीर साहबा के बारे में मेरा ख्याल है कि जितना उनके बारे में एक ट्रस्ट डेफिसिट था, एक एतमाद का फुकदान था, वो शायद किसी और के बारे में आज तक नहीं रहा। जो ब्रिगेडियर हामिद सईद अख्तर साहब MI के ब्रिगेडियर हैं, 58(2)B के तहत इसहाक खान ने जब 1990 में डिसमिस किया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रीज़न बतानी पड़ती थी, तो गवर्नमेंट ने तो अपनी बताई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ब्रिगेडियर हामिद सईद को अभी ये सारा गूगल पे भी, और चंद दिन पहले उनका इंटरव्यू भी आया न्यूज़ में, उसमें उन्होंने ये सारा बात दोबारा दोहराई है। ये सब बातें आप इसलिए कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपना, आप जस्टिफाई कर रहे हैं नवाज नहीं, आप नवाज जस्टिफाई नहीं कर रहा, इस बयान को ये मिसालें देकर जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी नहीं, मेरी बात सुने, मैं अभी हकायक बता रहा हूँ कि हकायक क्या है कि 3 इल्ज़ाम MI ने लगाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये अपना हिस्सा बनाए। इंसिस्ट किया ब्रिगेडियर साहब ने कि नहीं, इसको हिस्सा बनाया जाए। उसमें क्या था कि कश्मीर की जो नई इंतफादा खड़ी हुई थी 89 में, उन्होंने कहा था बेनज़ीर ने इसको जो है उसकी अहम राज इंडिया को पहुँचाए, और सिखों के खालिस्तान के बारे में उन्होंने कहा उसको सबअटैच किया गया, जिसके बारे में हमें कहा जाता था कि जी इत्तेदाद साहब ने लिस्टें पहुँचाई। और चौथी उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट के बारे में अमेरिका को बेनज़ीर ने इंफॉर्मेशन दी कि ये पाकिस्तान रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। मेरा ख्याल है इन बातों से हमें निकल आना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के पास आपने चॉइस छोड़ी क्या है? हम बड़े आराम से कहते हैं उनको ये भी करना चाहिए, उनको ये भी करना चाहिए था, उनको आइन की हिफाजत करनी चाहिए थी। आइन क्या सिर्फ नवाज शरीफ के लिए है? आइन तो कहता है कि सरकारी मुलाजिम सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। हम जो हमारे सरकारी आइन से क्या कहता है? हफीज़ यहाँ तक आप आए तो जरा मुझे अपनी नसीम ज़हरा बीबी ने ज्वाइन किया है। नसीम बीबी, आपने हफीज़ुल्लाह साहब ने जो मौक़िफ़ रखा है, यानी वो जो मिसालें दे रहे हैं उससे यही आ रहा है कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के पास कोई दूसरा मुतबादिल ही नहीं था, इसलिए उन्हें ये स्टैंड लेना पड़ा। रहीमुल्लाह यूसुफ साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर हुमा भी। जी नसीम ज़हरा। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात ये है बरेलवी साहब के नवाज शरीफ साहब इससे क्या चाहते थे और उनको क्या हासिल हुआ इस तरह की स्टेटमेंट से। एक तो बात बड़ी क्लियर है कि ये जो बात न्याजी साहब फरमा रहे हैं वो अपनी जगह हकायक है, उसको इससे तो कोई इनहराफ नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप रह चुके हैं, और आपको एक रियासत और हुकूमत के हवाले से क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मेरी नज़र में ये जो तमाम इस वक्त एक कंट्रोवर्सी निकली है, ये डॉन का जो लेटेस्ट इंटरव्यू है, उसके नतीजे में मेरे लिए ये सबसे बड़ा सवाल है।
मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझती कि नवाज शरीफ साहब की इस स्टेटमेंट से, और जो कि वो स्टेटमेंट को अभी डिनाई भी नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे कि जी मैंने तो ये नहीं कहा कि क्यों आप जाने देते हैं और कि ये जाना गलत है, वो तो ये नहीं कह रहे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू है उससे जो बड़ा क्लियर एक मतलब निकलता है वो कह रहे हैं कि जी अच्छा यहाँ से क्यों जाते हैं, हम रोकते क्यों नहीं। अगर आप कह रहे हैं रोकते क्यों नहीं, इसका मतलब क्या पॉलिसी का मसला है, क्या है? अच्छा, ये ग्रे एरिया था, नवाज शरीफ साहब ने उसको क्लैरिफाई, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन जितना हमने फॉलो किया नवाज शरीफ साहब ने उसको क्लैरिफाई नहीं किया। अच्छा, क्लैरिफाई नहीं किया और उसके नतीजे में आपने देखा इंडियन मीडिया हिस्टीरिया में चला गया, अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की ब्रीफिंग में। लेकिन मैं फिर ये कहती हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि ये नवाज शरीफ साहब की इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पर हालात कोई ज्यादा बिगड़ेंगे उससे के जो पहले हैं। तो एक वो हमारा बड़ा पेचीदा बैनुल अक़वामी तौर पे एक मसला ये है लंबा, और ये भी कहते चलें कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो बात इन्होंने सिरिल अलमीडा को की है, ये 50 मरतबा उन्होंने मीटिंग के अंदर भी इसका जिक्र किया। ठीक है। अच्छा, एक जो बात मैं थोड़ा सा दूसरा जो है मैं रहीमुल्लाह से इसलिए रुजू कर लूँ नसीम बीबी कि वो ये कहते हैं, और रहीमुल्लाह क्योंकि अफगानिस्तान पर बड़ी उनकी गहरी नज़र है और मेरे ख्याल बहुत कम लोग हैं जितनी जानते हैं, ये कहा गया कि अफगानिस्तान का जो नैरेटिव है रहीमुल्लाह वो तो एक्सेप्ट किया जा रहा है दुनिया में, हमारा नहीं किया जा रहा। क्या ऐसी ही बात है रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई? हाँ जी, बिल्कुल ये हकीकत है। अच्छा। अफसोसनाक बात है लेकिन ये सच है कि अफ़गानिस्तान का जो नैरेटिव है, और इसका तो बड़ा उन्होंने इसको सेलिब्रेट भी किया है अफ़गान हुकूमत ने, सदर अशरफ गनी ने, वो इसको अपनी ख़ारजा पॉलिसी की कामयाबी करार दे रहे हैं कि उनकी बात को माना जाता है, पाकिस्तान की बात को नहीं सुना जाता। लेकिन उसकी वजूहात हैं। देखें, जब एक बड़ी ताकत अमेरिका, उसकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में हैं और पूरा मगरिब जो है वो आपके साथ है, और ये ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि ये हुकूमत और अफ़गानिस्तान की बात को सुना जाए, तो वो उनको वहाँ से ताकत मिलती है, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान की बात को सुना जाएगा इसका मतलब यह है कि अमेरिका की बात को सुना जा रहा है। और पाकिस्तान की बात को अगर नहीं सुन रहे तो उसकी वजूहात भी हैं कि अमेरिका आपका मुखालिफ है। तो मेरे ख़्याल में हमें इस बात को भी जहन में रखना पड़ेगा। लेकिन ये हकीकत है कि हमारी जो साख है, हमारी इमेज, उसका मसला है, और हम चाहे जितना भी कर लें अफ़गानिस्तान के लिए या पाकिस्तान के लिए, हमारी नीयत के ऊपर शक होता है, और न सिर्फ बाहर से बल्कि दाखिली तौर पर मुल्क के अंदर भी पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके ऊपर तनकीद होती है। तो मेरे ख़्याल में नवाज़ शरीफ ने वही बात की है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि आप अगर ये इस तरह के तबसरे कर रहे हैं, क्या आप भी हमारी तरह एक तज्ज़िया निगार हैं, एनालिस्ट हैं, आप कोई एनालाइज कर रहे हैं? आप तो वज़ीर-ए-आज़म रहे 3 बार, आपको सब बातों का इल्म है, आपने ये बात वहाँ क्यों नहीं की? आपने इसमें इस्लाह की कोशिश क्यों नहीं की? ये बात जो है ना, ये इसका भी उनको जवाब देना चाहिए। चलिए बराह रास्त हफीज़ुल्लाह फिर इसी बात का जवाब दे दें जो सवाल रहीमुल्लाह यूसुफ भाई ने उठाए हैं। जी हाँ, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी। देखिए जी, मैं तो आपको शुरू में कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने अपने जहन से सोचना है और उसके मुताबिक उन्हें फैसला करना है। ठीक, उसके जो रेपरकशन हैं वो भी खुद उठाएंगे कि आया उन्होंने ये टाइम जो चुना है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस जो 3 फिक्रे उन्होंने कहे हैं एक इंटरव्यू के दरमियान में, जिनमें बाज़ाहिर और कई चीज़ें गैर मुतल्लिका थी, और जिन 3 फिक्रों ने उस अखबार की हेडलाइन नहीं बनाई थी बिटवीन द लाइन्स से, उन 3 फिक्रों को मेरे नज़दीक नवाज शरीफ साहब ने कई दिन सोचा होगा, वेअप किया होगा, और जो रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब जिन खदशात का इजहार फरमा रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने उसको भी देखा होगा कि ये सूरत हाल क्रिएट हो सकती है। उसके बाद उन्होंने ये बात कही होगी। देखिए, मेरी एक बात ज़हन में रखें कि जंग के बारे में भी कहा जाता है, चर्चिल ने कहा था कि जंग एक इतना सीरियस मामला है कि जर्नैलों पे मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ माजी के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुकूमतों में डिसीजन मेकिंग के ऊपर और कई मामलात के अंदर एक पेज पे नहीं थे। आया इत्मीनान का फुकदान था, आया उसके अंदर यह समझा गया था कि उनके अंदर अहलियत की कमी है,
जो भी सूरत हाल है, काश ये जितने कुछ हमने किए हैं वाकयात मामलात, उसके ऊपर अगर सियासी हुकूमत फैसला करती और फैसला वही करती जो हमारी मिनिस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, तो हम इस तरह हमारा जो एक जिसको कहना चाहिए कि मुतजादात आ रहे हैं या तजादात आ रहे हैं, तो ये सूरत हाल हमसे दो चार ना होते। मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो बैठा अफगानिस्तान में, जिसका यूसुफ जही साहब ने फरमाया कि जी उनकी हमायत हासिल है, वो पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ के ऊपर उसको ज़्यादा जला मिलनी है, ताकत मिलनी है, जो उनके अरमान पूरे होने हैं, वो हमारी अंदरूनी कशमकश है, इंटरनल स्ट्राइप्स है, जो अंदरूनी जो एक दूसरे लड़ाई है। जो पाकिस्तान में जो नुकसान सबसे बड़ा हुआ है, जिसके ऊपर हम कोई तबसरा नहीं कर रहे, वो ये है कि हमारे दो बड़े उदाहरणों के ऊपर कौम तकसीम हो चुकी है। अब जो मेरे मुखालिफ दूसरी समझ पे फर्ज किया एक कौम के एक हिस्सा, वो कहते हैं इनके मुखालिफ होने से क्या फर्क पड़ता है, जो दूसरे कहते हैं इनके इस तरह होने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कभी अस्करी इदारों पे और अदलिया पे कौम तकसीम नहीं होती। कौम ये इसी बात में अमेरिका इंतजार कर रहा था। ब्रेक की तरफ आपके अंदर जो के अंदर अफरा तफरी है, वो टकराव है, वो ज्यादा खतरनाक है नवाज शरीफ की बात से, और वो हो चुका है। और ये इससे कौमें जो है बड़ा बुरा भुगतती हैं। मुझे नवाज शरीफ के बाद अगर किसी ने हुकूमत संभाल ली है, तो इसी मुल्क की हुकूमत संभालनी है। इस मुल्क के अगर ये हालात हैं जो हमने कर दिए हैं, जो हम करें, जिससे हम पहलू तय कर रहे हैं, सरफे नजर कर रहे हैं, जिसको हम डिस्कस नहीं करना चाहते, ठीक है, मुझे हम करना चाहते हैं। नियाजी साहब मुझे की तरफ जाना पड़ रहा है। नियाजी साहब मुझे हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू हमारी जारी है। मोहतरम रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ हैं। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। सॉरी, मैंने हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को मुझे ब्रेक की तरफ क्योंकि इशारा हो रहा था कि जाना पड़ा जहां कह रहे थे। ज़रा मैं एक और पहलू से अपने मेहमानों से यानी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और पहले नसीम ज़हरा से ये मालूम करना चाहूँगा। नसीम भी दो सवाल, बल्कि तीसरा अगर सवाल इस बयान के बाद, चले बयान पर हमने काफ़ी गुल दी, क्या आइंदा चलकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज पर रहेंगे? यानी क्या शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग के सरबराह की हैसियत से अपने कायद अपने भाई उनके इस बयान को लेकर चलेंगे? दूसरा ये कि क्या नवाज शरीफ जो हैं वो इस बोझ के साथ जब इलेक्शन में 2018 जाएंगे इस सवालों के साथ, तो कितनी मुश्किलात का सामना पड़ेगा? क्या वो तनहा तो नहीं हो रहे? जी नसीम ज़हरा बीबी। जी बरेलवी साहब, वेरी क्विकली ये जो नियाज़ी साहब कह रहे थे उससे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, इनकी बातों से कोई इनकार नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी मैं कहूँगी बहुत हद तक प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्टेड है उस पर होती है। आप ये नवाज शरीफ साहब का जो आखिरी 3 साल से देख लें उठा के कि कितनी मरतबा वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग करवाते थे, इतनी कम होती थी, 18 महीने मीटिंग नहीं हुई, जबकि हालात ऐसे थे। मुल्क के फौज का जो एक रोल रहा है और जो उसकी एक प्रोक्लिविटी है कि टू टेक ओवर पावर, वो सब हमारे सामने, लेकिन इसको ठीक करने की जिम्मेदारी और अहलियत और कमिटमेंट आनी पड़ेगी सिविलियन इलेक्टेड अथॉरिटी से। अब चलते हैं आपके सवाल पे। जी मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब हमें दिखाई दे रहा है, अभी तो हमारे तजज़िये से बात आगे निकल गई है, क्योंकि 100 के करीब हम सुन रहे थे आज फिगर है कि जो लोग MNA MPs मिल करके नवाज शरीफ साहब को छोड़ करके जा चुके हैं PTI में। और अंदर खाने आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब का और चौधरी निसार साहब का जो दो लोगों, ये जो कपल है पार्टी का, निसार शहबाज, इनका तो काम ही ये था कि ब्रिज बिल्डिंग करें, जो क्राइसिस है उसको खत्म करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने 12 जुलाई 28 से बाद से अब तक अपनी को जो इन्होंने बात करनी शुरू की है, जो इनकी हिकमत अमली रही है, वो है जारहाना। तो कभी कभार हमें ये दिखाई देता है कि वो जारहाना तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बरेलवी साहब लगता नहीं है कि वो समझ रहे हैं पूरी तरीके से पंजाब का जो सियासी टेक्सचर है, जो पंजाब का सियासी कल्चर है, ये कोई एलिस इन वंडरलैंड तरीके का मुझे लगता है कि कोई हिकमत अमली बनी है कि बाहर जाके हम बात करेंगे, गुस्सा करेंगे और तारीख को गडमट करके, तारीख तो नवाज शरीफ साहब गडमट करते हैं ना, हम सब रहे हैं मार्शल लॉ के खिलाफ, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने किसी भी जलसे में खड़े होकर माफी नहीं मांगी कि इन्होंने मार्शल लॉ और इस सब का हिस्सा रहे। तो कहने का मकसद ये कि इस वक्त, और फिर पंजाब की सियासत देख लीजिएगा ना आप, रोज रोज देख रहे हैं लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इनको,
क्योंकि वो सोचते होंगे ना पटवारी हमारे साथ होगा, ना पुलिस हमारे साथ होगी, ना कुछ होगा, कोर्ट को भी नाराज कर दिया, उधर जुडिशरी का भी देखो, तो फिर हम इलेक्टेबल हैं। कल तो हमने सीट लेके बैठना है और अगर हम नवाज शरीफ साहब के साथ रहेंगे तो वो तो उनको मिलने नहीं लगी सीट पार्टी को। इस वक्त ये सूरत हाल नजर आ रही है कि और अंदर खाने की शहबाज शरीफ साहब बहुत, आपको मालूम है कि उनकी और नवाज शरीफ साहब की एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह है, लेकिन आपने अपने अखबार में कल या परसों आपने डॉन की खबर पढ़ी जहाँ के ख्वाजा साद रफीक जैसे पार्टी लॉयलिस्ट सीनियर पार्टी और आसिफ किरमानी साहब के दरमियान जो झगड़ा हुआ पार्लियामेंट्री की मीटिंग में, जो उसकी पार्टी की मीटिंग है, उसमें ये कहा गया, उन्होंने कहा कि तुमने ये इंटरव्यू क्यों करवाया, तो आपके अखबार में ये रिपोर्ट हुआ कि क्या आसिफ किरमानी साहब ने कहा साद रफीक साहब ने तुम स्पाई हो, तुमने इंफॉर्मेशन जाके एजेंसी को, तो आप तो ये छोड़ दें बात वोटर के दरमियान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान या इलेक्टेबल के दरमियान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान रिश्ता है वो कितना कमजोर या मजबूत हो रहा है। मैं आपको पार्टी के अंदर की किस्सा बता रही हूँ। तो ये फिर मैं कहूंगी कि इन्होंने शुरू में जिस तरह अपना लेके चले थे 28 जुलाई से, ठीक है, उनको ने सर्वाइवल की उन्हें हिकमत अमली चाहिए थी, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि ये सर्वाइवल की जो हिकमत अमली है सुसाइड की तरफ चली गई है। सामने नतीजा है वो आपके सामने। जी रहीमुल्लाह, एक जो बात है, अगर आपको भी इल्म है कि जो चाहे इमरान खान हो या पीपल्स पार्टी भुट्टोज हों या शरीफ हों, आम तौर पर जो बेशतर उम्मीदवार हैं, भले हम कहें कि इलेक्टोरल हों, लेकिन लोग इन्हीं के नाम पर वोट देते हैं अभी तक। तो आपने जो ये कहा कि मियाँ साहब को ये इल्म हो गया है कि वो इलेक्शन शायद नहीं जीत सकते, आपने इब्तिदा में शायद ये कहा था, तो ये वाला जो मियाँ साहब जो कहे, इसको मैं शायद बाजारी सौदा ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जो उनका ये जो बयानिया जिसको कहते हैं, ये क्या अवाम में पॉपुलर होगा? क्या पाकिस्तान के अवाम वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो उनके नॉन स्टेट एक्टर हैं उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा, अफगानिस्तान का मौक़िफ़ इस्तेमाल कर लिया? क्या इतनी बारीकी से रहते हैं या ये भी और मुखालिफ जाएगा और इस हद तक कि शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सरबराह होकर अगर कोई दूसरा भी मौक़िफ़ इख्तियार करें, लेकिन ये जो मलबा नवाज शरीफ साहब के बयान का इतना बड़ा गिरेगा कि शायद 2018 में ये भी सबब बन जाए उनके इतनी तादाद में कामयाब या नाकामी, तो अलग बात है। जी रहीमुल्लाह। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये जो इश्यूज़ हैं इसके ऊपर बात तो होती है, इसके ऊपर गुफ्तगू होती है, लोगों का नुक्ता नज़र भी होता है, लेकिन जब वो वोट डालते हैं तो मेरे ख्याल में ये इशू इतना अहम नहीं होता। अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि हाँ, आप जो इकॉनमी है, इक्तिसादी सूरत हाल है, यानी बेरोज़गारी है या वहाँ महंगाई है या बाकी तरक्की के कुछ काम हुए जिसका फ़ायदा आवाम को हुआ, किसी गांव को हुआ, किसी शहर को हुआ, मेरे ख्याल में वो इश्यूज़ बड़े अहम होते हैं। और ये जो इश्यूज़ हम जिक्र कर रहे हैं, जो बयानिया है, जो नवाज़ शरीफ ने बात की है, ठीक है, जो ये हमारे रिवायती जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इलेक्टेबल हैं, जो हर इलेक्शन में पार्टियां बदलते हैं, शायद उनके लिए ये काफ़ी अहम है, इसलिए कि वो इसकी रोशनी में अपना आइंदा का फ़ैसला करेंगे। अगर उनको ये एहसास हो जाए कि ये पार्टी जीतने वाली नहीं है, अगर उनको एहसास हो जाए कि जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं वो इस बयानिया को पसंद नहीं करती, अगर उनको ये एहसास हो जाए कि किसी और पार्टी का सितारा चमक रहा है, तो मेरे ख़्याल में वो उस तरफ जाएंगे, उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। पहले ही लोग शामिल हो रहे हैं तहरीक इंसाफ में, और मेरे ख़्याल में जब इस असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो मुमकिन है कि मज़ीद लोग जाएं। तो इसलिए शायद ये एहसास नवाज़ शरीफ को हो गया है कि उनको दोबारा शायद हुकूमत नहीं मिलेगी। अच्छा। उनको ख़ुद तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, वो तो नाअहल हो चुके हैं पूरी उम्र के लिए, लेकिन उनके जो भाई हैं शहबाज शरीफ, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे अपने आप को छुड़ाएंगे अपने बड़े भाई की गुफ्तगू और बयानिए से, और कैसे वो तसल्ली देंगे, एतमाद देंगे अपने साथियों को, अरकान पार्लियामेंट को और उम्मीदवारों को, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरे ख़्याल में अभी सूरत हाल काफ़ी मुश्किल होती जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, और नवाज़ शरीफ के बयान ने उसको मज़ीद मुश्किल बना दिया है। हमारी गुफ्तगू जारी है और जी तो नहीं जा रहा ब्रेक का, लेकिन ब्रेक की तरफ जाना पड़ा क्योंकि पीछे कहा जा रहा है। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब।
डाउन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। मोहतरम रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, नसीम ज़हरा बीबी और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ हैं। और इस वक्त जो हमारे बड़े सीनियर जो रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब ब्रेक से पहले ये कह रहे थे कि इस बयानी के बाद तो और भी मियाँ साहब का आपका इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। गो के अब शहबाज शरीफ साहब उन्होंने बड़ा डेवलपमेंट का काम किया है पंजाब में, तो ख़ास तौर पर बहुत उनका यानी ऑरेंज ट्रेन और दीगर ये सब क्या क्या कहते हैं न्याय साहब? बड़े आपको बताया रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब बहुत नाप तोल से बात करते हैं। उनका ये मौक़िफ़ अगर है और बहुत ही वो तवातुर से बड़े स्टैंड लेके ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब का इस बयानिए के साथ इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। न्याय साहब आप भी ये समझते हैं? स्पेसिफिक बिल्कुल जी। केपी के बारे में तो केपी के बारे में तो रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब की नज़र और गहरी भी होगी और रोज़ाना के तजर्बात से भी गुजरे होंगे, और मेरा एक सरसरी किस्म का जायज़ा होगा उसके बारे में। पंजाब के बारे में मैं बिल्कुल तसल्ली करा दूं, और यही सर्वे ये क्या आपने बांट दिया नियाज़ी साहब, आपने ये क्या बांट दिया कि हफीजुल्लाह नियाज़ी पंजाब का तजिया दे, वो वहां का दे, मुजाहिद वली पाकिस्तान का दे, और ये दे, ये तो आपने हम लोगों को तकसीम कर दिया। भाई आप रहीमुल्लाह तो लाहौर भी बहुत बाकायदगी से आते हैं, कराची के बारे में बड़ी अच्छी राय देते हैं और आप भी दे सकते हैं केपी के बारे में। जी नहीं, मैं कोई बात और कर रहा हूँ। कराची के अंदर जाहिर है कि जब आप बैठे होते हैं या मदर अब्बास साहब बैठे होते हैं तो मैं उनकी राय को रिस्पेक्ट देता हूँ। पेशावर के अंदर जो हमारे साथी बैठे हैं और जो गहरी नज़र रखते हैं, जो लाहौर में बैठे हैं और अगर मेरे साथ बैठे हैं, तो मैं देखता हूँ कि उन किस एंगल से कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि पंजाब के अंदर जो वोटर है वो टच से बस नहीं हुआ, ये वोटर की बात कर रहा हूँ। उनकी बात बिल्कुल सही है कि जो इलेक्टेबल्स हैं वो जो है वो जाहिर है कि उनके पाँव जो है इस वक्त घूम रहे हैं, और उसमें वजह ये नहीं है कि वो ये देख रहे हैं कि रोशनी कहां से आ रही है, ये कि जबरदस्ती हो रही है। यहाँ पे रोजाना कल ही लियाकत बलोच साहब का बयान था, चंद दिन पहले सिराजुल हक साहब का था कि वो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जो सही नहीं है। बाकी रहेगी इलेक्शन की, तो अयूब खान फातिमा जिन्ना से इलेक्शन जीत गए थे, क्या वो लोगों को जीत सके थे? अगर 65 की चंद महीने बाद जंग ना होती तो 65 में ही अयूब खान का दिया 5 हो जाना था। उसने उनको इतना रिलीफ जरूर दिया कि वो 2-3 साल और ठहर गए, लेकिन पाकिस्तान पे फिर जो बीती 1970 की और 1971 में जो कुछ हुआ, अल्लाह ताला उससे बचाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो आने वाले इलेक्शन है इनकी मुमासलत 1970 के इलेक्शन से है। मैं कई दफा कह रहा हूं, फिर अपने रिकॉर्ड पे कह रहा हूं आपके साथ। जो नसीम बीबी कह रही है, मेरे जो उनसे ये इस तरह ये पूछ रहा है और मैं सारे तजिए निगारों से पूछ रहा है कि 2014 में अप्रैल में जब आके तारुक कादरी कहता है कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो 11 माह में नवाज शरीफ ने क्या हरकतें की थी? जो कुछ गुनाह नवाज शरीफ के गुनाह मैं सबसे एग्री करता हूं, नवाज शरीफ ने इससे ज्यादा गुनाह किए होंगे, लेकिन 2014 में रियासत पे क्या उफ्ताद पड़ी थी? वो रियासत किससे बचाई जा रही थी? हजूर ये जो कुछ हो चुका है, मैं बार बार कह रहा हूं कि 88 के अंदर इलेक्शन को संदाज होने की कोशिश की गई मौसर तरीके से, 2002 को रिजल्ट नहीं हासिल हो सके थे, सिंपल मेजॉरिटी नहीं हो सकी थी। लोग पोजीशन ले चुके हैं, खाम ख्यालिया वोटर नहीं हिलेगा। आप जितने मर्जी इलेक्टेबल को पकड़ पकड़ के पट्टे बांध के कहीं जाके उनको बांध दें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वोटर को। ये पुराने हैं, इसके से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर नवाज शरीफ पे इसका मलबा इसलिए नहीं पड़ता कि अगर 2014 में ये वारदात ना की होती जिसके अंदर अंपायर ठीक है। नसीम भी न्याजी ये हो या वो न्याजी, गिरजते चमकते एक ही तरह ऐसा हावी हो जाते हैं। आपने देखा ना नसीम ज़हरा की बात है, जब वो इस्टेब्लिशमेंट के रोल की बात करते हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, हर किसी इनकार कर सकता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो अपनी गलतियां हैं, ब्लंडर्स हैं, और खास तौर पे जुलाई 28 को तो ये देखिए ना, पैनामा का जो केस है वो इस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं बनाया था, वो तो कहीं और से बना था। उसके बाद जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत लेके चले, और सवाल सबसे बड़ा था कि उन्होंने इस पार्टी को इलेक्शन में जितवाना है और पार्टी को कायम रखना है, या नवाज शरीफ साहब ने अपना जो गुस्सा है और बरहमी है उसकी एक जारहाना पॉलिसी बना लेनी है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जारहाना पॉलिसी बनाई है, और उसके नतीजे में देखिए एक जो बात न्याजी साहब ने की है जो बहुत बड़ा सवाल है, और मैं नहीं अपने आप को इस काबिल समझती कि उसका कोई हतमी जवाब दूं। जो बड़ा सवाल है वो ये कह रहे हैं इलेक्टेबल्स अलग होंगे और उनके जो वोटर्स हैं वो अलग होंगे। वो कह रहे हैं पंजाबी जो है, पंजाब का वोटर है जो नवाज
शरीफ साहब का सपोर्टर है, वो उसने अंदर जब वोट डालने जाएगा तो वो अपने जो इलेक्टेबल लीडर है लोकल उसका वोट नहीं डालेगा, यानी कि इमरान खान को नहीं डालेगा, वो नवाज शरीफ साहब को डालेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये मुझे बड़ा अनलाइकली लगता है, लेकिन न्याजी साहब जो कह रहे हैं अब उनकी बात हाँ, न्याजियों से बड़ा मुश्किल होता है कोई कायल वायल करना वाले। मैं आखिरी एक लाइन रहीमुल्लाह यूसुफ दे लूं क्योंकि मुझे कहा जा रहा है। अच्छा, एक लाइन कह दीजिए रहीमुल्लाह, सॉरी हफीजुल्लाह न्याजी जी। नहीं, मैं नसीम की बातें जो है ना बिल्कुल टेक्निकल दोस्त है, मैं तो सिर्फ दो बातें कह रहा हूँ। एक बात कहते चले, 65 जनवरी में कायदे आजम की बहन से अयूब खान इलेक्शन जीत गए थे, जो नहीं जीत सके थे वो लोगों को नहीं जीत सके थे। नंबर 2 बात यह है कि मैंने बार बार मेरा सवाल आज मियां साहब का जीतना भी अप्रैल 2014 में रियासत पे क्या उस्ताद पड़ी थी, मियां साहब से क्या ब्लंडर हुए थे, क्या गलती हुई थी। आखिरी लाइन तीसरी बात यह है कि इलेक्टेबल वहां पे काउंट करेंगे अगर नवाज शरीफ का कैंडिडेट बिल्कुल ना हुआ तो फिर आपको पता चलेगा, अगर नहीं उस वक्त नहीं आप देखेंगे इसलिए मैं कह रहा हूं लेकिन अच्छा चले का इलेक्शन है, उसके बाद हालात संभाले नहीं जाने आप। चले आखिरी लाइन रहीमुल्लाह, ये कुछ थोड़ा सा इन्होंने न्याजी साहब ने, मैंने खैर ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा कि जी रहीमुल्लाह यूसुफ को क्या पंजाब का पता, पंजाब का तो हम लोगों को ये, और मुझे सिंध का, ऐसे लाइटर वे में। क्या आप भी ऐसे लगता है कि पंजाब जो है, जो न्याजी साहब कह रहे हैं एक लाइन में? नहीं, मैं किसी और नहीं मुझे भी हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूँ रहीमुल्लाह जी। रहीमुल्लाह यूसुफ जी है हफीजुल्लाह, मुझे इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब पंजाब में बैठे हैं, लाहौर में, उनको ज़्यादा इल्म है पंजाब के बारे में। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये दो भाई नवाज शरीफ अपने बयान के ऊपर कायम है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं उसको डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, फायर फाइटिंग कर रहे हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो दो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, इसको लेकर अगर आप जाएंगे इलेक्शन में तो मेरे ख्याल में फिर काफ़ी कन्फ्यूजन फैल जाएगी। ठीक, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कतई बात नहीं की, लेकिन मैं नवाज शरीफ का जो रवैया है, जो उनके गुस्सा है, उसको लेकर मैं ये देख रहा हूँ कि उनको शायद ये यकीन हो गया है कि उनके लिए इंतखाबात जीतना आसान नहीं होगा। ठीक है, मोहतरम रहीमुल्लाह यूसुफ साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब और हमारी नसीम ज़हरा बीबी से गुफ्तगू हो रही थी, और ये लगता है ये जो मौजू है, ये जो इशू है, और गालिबन अब तो चलना शुरू होगा कि अगले चंद दिन में केयर टेकर, उसके बाद बहरहाल इलेक्शन का तबल तो वैसे ही बच चुका है। ज़रा रमज़ान के साथ ज़रा मामला धीमा है, लेकिन आने वाले दिन मुल्की एतबार से और ख़ास तौर पे नून लीग और उसकी क़यादत के लिए बड़े अहम साबित होंगे। नॉन न्यूज़ से मुजाहिद को इजाज़त दीजिए।